हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी भारत भूगोल में सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में यह जो है इंडियन ज्योग्राफी प्रश्न पत्र 5 भाग 2 में शामिल है भारत का भूगोल। सेक्शन फर्स्ट शब्द सीमा 30 अंक 2 अंक के लिए पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रेणी के भौगोलिक स्वरूप को बताइए। अरावली पर्वत श्रेणी के भारत के जो है पश्चिम भाग में स्थित है, जो राजस्थान और गुजरात के मध्य से गुजरती है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर, जिसमें गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी में ग्रेनाइट, शिस्ट और क्वार्टजाइट जैसे चट्टानें पाई जाती है। यह पर्वत श्रेणी भारत के जलवायु और वनस्पति को प्रभावित करती है, जिसमें शुष्क व अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो यह जो है अरावली पर्वत श्रेणी। इसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदान में भाबर प्रदेश कहाँ स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। भाबर प्रदेश में उत्तर भारत के मैदान में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व बिहार क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, इसमें जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है, कम वनस्पतियां पाई जाती है, मुख्य रूप से चावल, गेहूं व गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगला है, मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा कम क्यों होती है। तो मंगलौर जो है पश्चिमी घाट में है, जबकि बंगलौर दक्कन पठार पर स्थित है। मंगलौर समुद्र के निकट है, जबकि जो जलवायु है वहाँ की वो आर्द्र होती है, जबकि बंगलौर समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे यहाँ की जलवायु जो है शुष्क होती है। तो यह जो है इनकी तुलना में वर्षा जो है यहाँ कम होती है। अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। रेगुर मृदा की विशेषताओं में शामिल है, पहला, यह मृदा का रंग लाल या भूरा होता है। यह जो है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जल धारण की क्षमता कम होती है। साथ ही यह मृदा जो है तंबाकू, मक्का, कपास आदि के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है और इसके मूल तत्व क्या हैं। जैविक कृषि कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक कृषि के मूल तत्व में जैविक उर्वरक, गोबर खाद, हरी खाद आदि है। कीटनाशकों में नीम के तेल, प्याज का रस तथा फसल चक्र अपनाना, यह जो है इसके मूल तत्व हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से बनता है। अयस्क के अलावा एल्यूमिनियम उत्पादन के प्रमुख आगत इनपुट कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला है। यह जो है इस खनिज से बनता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से। इसके प्रमुख इनपुट जो है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O, एल्यूमिना Al2O3, इलेक्ट्रिसिटी, कोक तथा लाइमस्टोन आदि। सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़े हैं। भारत में कुएं और नलकूप से सिंचाई के जो क्षेत्र हैं वो बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है, पहला, जल संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा, सिंचाई की आवश्यकता, तीसरा, इनको सरकारी समर्थन दिया जाना, चौथा, तकनीकी प्रगति, पांचवा, निजी निवेश, छठवां, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सातवां, ग्रामीण विकास। इसके महत्व में शामिल है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, दूसरा, ग्रामीण विकास, तीसरा, जल संकट का समाधान व चौथा, आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, भारत में डेयरी उद्योग के विकास का अमूल मॉडल से क्या तात्पर्य है। डेयरी उद्योग के विकास हेतु अमूल मॉडल को हमें समझाना है। अमूल मॉडल जो है एक सहकारी मॉडल है, जिसमें डेयरी किसान अपने दूध को बेचने के लिए एक साथ आते हैं। अमूल मॉडल में किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे अपने दूध का मूल्य प्राप्त कर सकें। अमूल मॉडल से दूध संग्रह और प्रसंस्करण की व्यवस्था है, जिसमें दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अमूल मॉडल में दूध व दूध उत्पादों के बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य प्राप्त होता है। अगला है अमूल मॉडल के फायदे, पहला, किसानों की आय में वृद्धि, दूसरा, दूध की गुणवत्ता में सुधार, तीसरा, डेयरी उद्योग का विकास व चौथा, देश में दूध की उपलब्धता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका यदि हम देखें तो पहले जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की, जिससे भारत में खाद्यान्न हेतु आत्मनिर्भर बन पाया। दूसरा, नई किस्मों का विकास, उच्च उत्पादन देने वाली फसलें किस्मों का विकास हुआ, जैसे कड़क और विजय गेहूं की किस्में। तीसरा है उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग।
कीटनाशकों और रसायनों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया, जिससे फसल उत्पादक में वृद्धि हुई। चौथा, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि से फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ। पांचवा, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। किसानों को कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे वे नई तकनीकों का उपयोग कर सके। छठवां, आर्थिक विकास। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। सातवां, खाद्य सुरक्षा। भारत ने खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे देश खाद्यान्न से आत्मनिर्भर बन गया। अगला है हरित क्रांति के परिणाम। खाद्यान्न उत्पादन में 300% की वृद्धि हुई। गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि होना, कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार, यह जो है इसके परिणाम रहे। और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हरित क्रांति के। पहला है जैसे पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ावा मिलना, जल संसाधनों में अत्यधिक उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना तथा कीटनाशकों का दुरुपयोग। इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन 3 में शब्द सीमा 100 8 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की भूमिका समझाइए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेट स्ट्रीम एक उच्च ऊंचाई पर बहने वाली हवाओं की धारा है, जो भारतीय मानसून के विकास और गतिविधियों को प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम की भूमिका में मानसून की दिशा तय करना, मानसून की तीव्रता को बढ़ाना, मानसून की समयबद्धता को प्रभावित करती है तथा विविधता को भी प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव में शामिल है दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है यह, साथ ही उत्तर पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करती है, और यह जो है मानसून की विफलता का कारण भी बन सकती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तापमान की विविधता, दूसरा दबाव की विविधता, तीसरा वायुमंडलीय परिस्थितियां और चौथा महासागरीय परिस्थितियां। इस प्रकार जो जेट स्ट्रीम है भारतीय मानसून की उत्पत्ति और गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित कीजिए। पवन ऊर्जा का यदि महत्व देखें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होती। दूसरा, पर्यावरण अनुकूलन। पवन ऊर्जा में उत्पादन में कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा, ऊर्जा स्वतंत्रता। पवन ऊर्जा से देश को ऊर्जा स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि ये घरेलू सोर्स है। चौथा, आर्थिक लाभ। पवन ऊर्जा से आर्थिक लाभ है क्योंकि यह आयातित ईंधन पर निर्भरता कम है। पांचवा, रोजगार के अवसर। पवन ऊर्जा से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। छठवां, ऊर्जा की मांग पूर्ति। पवन ऊर्जा देश की बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद करती है। सातवां, जलवायु परिवर्तन। पवन ऊर्जा जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसों की उत्पादकता को कम करती है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति यदि हम देखें, पवन ऊर्जा की क्षमता भारत में 300 गीगावाट से अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन 37 गीगावाट से अधिक है और भारत में पवन ऊर्जा के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सेक्शन 4 में शब्द सीमा 125 निर्धारित है। 10 अंक के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए थे। प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालयी क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र, मानसून प्रकार का अपवाह तंत्र इसमें देखने को मिलता है। गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से अपवाह तंत्र, यहाँ जो है वर्षा अधिक होती है। अपवाह जो है अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। अगला है हिमालय क्षेत्र में अपवाह तंत्र। यहाँ जो है शीतोष्ण प्रकार का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। साथ ही ठंडी व शुष्क अपवाह तंत्र यहाँ पाई जाती है। वर्षा कम होती है। अपवाह जो है नवंबर से मार्च तक जो है रहती है। अंतर यदि हम देखें, अपवाह की दिशा, प्रायद्वीपीय पठार में अफवाहें जो है दक्षिण से पश्चिम से आती है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आती है, और हिमालय में अपवाह उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आती है। अपवाह तंत्र की तीव्रता यदि हम देखें तो अपवाह जो है द्वीपीय पठार में अपवाह अधिक तीव्र होती है, जबकि हिमालय में अपवाह तंत्र जो है कम तीव्र होती है। अगला है वर्षा की मात्रा। प्रायद्वीपीय पठार में वर्षा अधिक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। चौथा, अपवाह की अवधि। प्रायद्वीपीय पठार में अपवाह अप्रैल से अक्टूबर, जबकि हिमालय में नवंबर से मार्च तक रहती है। भौगोलिक स्थिति। प्रायद्वीपीय पठार मैदानी क्षेत्रों में स्थित है, जबकि हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। अंतिम प्रश्न है भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधियों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या कीजिए। भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधियों का महत्व यदि हम देखें तो पहला है जल सुरक्षा। वर्षा जल संग्रहण से जल की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे जल सुरक्षा में सुधार होता है। दूसरा, सिंचाई। वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण। वर्षा जल संग्रहण से जल प्रदूषण कम होता है क्योंकि जल को सीधे जमीन में समाहित किया जाता है।
भूजल रिचार्ज। वर्षा जल संग्रहण से भूजल रिचार्ज होता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। अगला है बाढ़ नियंत्रण। वर्षा जल संग्रहण से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जल को संग्रहित किया जाता है। जल संकट में कमी। जल संकट कम होता है क्योंकि जल की उपलब्धता बढ़ती है। पर्यावरण में संरक्षण। वर्षा जल संग्रहण से पर्यावरण में संरक्षण होता है, क्योंकि जल को संग्रहित किया जाता है। आर्थिक लाभ यदि हम देखें तो जल की उपलब्धता बढ़ती है और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होते हैं। वर्षा के जल संग्रहण की विधियां यदि हम देखें तो या तो फिर तालाब का निर्माण किया जा सकता है, जलाशयों का निर्माण किया जा सकता है, भूमिगत जल संग्रहण के उपाय अपनाए जा सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण हेतु टंकी बनाए जा सकते हैं, जल संग्रहण कुंड का निर्माण किया जा सकता है, या जल संग्रहण प्रणाली का निर्माण जो है किया जा सकता है। तो यह जो है भारत में वर्षा जल के संग्रहण की अनेक विधियां हो सकती हैं।